बिल्कुल इसी पे आगे लूँगा कि ये तो ठीक है, आपने एक समराइज़ कर दिया कि क्या एक रियलिस्टिक पिक्चर होनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर पांडे, मेरा सवाल मेरे मन में बार बार ये आ रहा है कि क्या एक करेंसी वॉर चल रहा है, क्या बाय डिज़ाइन या बाय डिफ़ॉल्ट? जी बाय डिफ़ॉल्ट एक करेंसी वॉर ही चल रहा है, क्योंकि सारे जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो सब, लीविंग असाइड जापान और एक दो और सेंट्रल बैंक्स, आप जो भी सेंट्रल बैंक्स देखें दे आर ऑल इन द स्प्री ऑफ रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स। कभी हमने ये नहीं देखा था कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक 75 बेसिस पॉइंट्स अपना रेट हाइक करेंगे। तो ईसीबी ने भी रेट हाइक किया 9 सितंबर को, और उसके बाद डॉलर गिर गया और यूरो बढ़ गया। सो दैट वे वी आर सीइंग अ काइंड ऑफ करेंसी वॉर विच इज इनएडवर्टेंट, क्योंकि यूएस की डॉलर इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है और वहाँ पे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम इतनी अधिक है, जो कि कुछ हद तक इट इज़ बिकॉज ऑफ 20-21 और 21-22 में जो पॉलिसीज़ उन्होंने अडॉप्ट की, जो इतना ज़्यादा लूज फिस्कल पॉलिसी किया, कैश हैंडआउट्स दिया गया, जिसके कारण डिमांड प्लस सप्लाई साइड इन्फ्लेशन का कॉम्बिनेशन हमें वहाँ पे इकोनॉमी में दिख रहा है। इसके कारण वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से और करेंसीज पे डाउनवर्ड प्रेशर पड़ रहा है। तो ये जो करेंसीज पे डाउनवर्ड प्रेशर पड़ रहा है, ये इतना हमारी डोमेस्टिक फंडामेंटल से उतना इम्पैक्टेड नहीं है जितना कि डॉलर के स्ट्रेंथनिंग से है। इसको एक बहुत एक यूजफुल जो एक एक्सरसाइज है इसको कंपेयर करने के लिए, वो ये तरीका हो सकता है कि अगर हम 2013 का एपिसोड देखें, जब टेपर टैंट्रम के समय भी रुपी काफ़ी डेप्रिशिएट हुआ था। उस समय जो रुपी डेप्रिशिएट हुआ था वो डोमेस्टिक कारणों से हुआ था, क्योंकि उस समय इंडिया वाज इन द फ्रेजाइल 5, और उस समय हमारा फिस्कल डेफिसिट, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, जितने भी हमारे मैक्रो फंडामेंटल्स हैं वो सारे बिगड़े हुए थे। और उस समय जब बेन बर्नांकी, जो उस समय के फेडरल रिजर्व गवर्नर थे, उन्होंने सिर्फ इंडिकेशन दिया था कि वो बॉन्ड बाइंग को थोड़ा थोड़ा कम करने लगेंगे, और रुपी पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया था बिकॉज हम लोग बहुत वल्नरेबल थे। लेकिन इस बारी की स्थिति अलग है। इस बारी जो रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, दैट इज मोर ड्यू टू dollar strengthening rather than because of its own domestic factors। तो उस लिहाज से जब everything is being driven by what is happening in the US, what is the direction of US monetary policy, तो एक इनएडवर्टेंट तरीके से हम देख ही रहे हैं कि एक इंटरेस्ट रेट वॉर चल रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया जाए या 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाया जाए या 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाया जाए, लेकिन एक इंटरेस्ट रेट का वो हाइक, एक ग्लोबल मॉनेटरी टाइटनिंग पूरे अक्रॉस द ग्लोब हम देख रहे हैं। और उसी का कारण है कि वर्ल्ड बैंक ने जो ग्रोथ प्रोजेक्शन रिवाइज किया है, क्योंकि सूनर और लेटर जब आप इतना ज़्यादा मॉनेटरी टाइटनिंग करेंगे तो अभी नहीं तो मीडियम टर्म में हमारी ग्रोथ पे इम्पैक्ट होगा। लेकिन ये सब कॉस्ट है, ये सब रीज़न है बिकॉज ऑफ द यूएस हाइकिंग इट्स रेट्स टू इनएडवर्टेंट लेवल, क्योंकि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो पॉलिसी इंड्यूस्ड इतना ज़्यादा 8% 9% बढ़ा हुआ है, और उनका टारगेट 2% है। हमारा टारगेट आप देखें 2 से 6% के बीच में है, और हमारा 7 सवा 7 है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं पॉलिसीज़ को डिटर्मिन करने के लिए कि उनका टारगेट क्या है और उनका एक्चुअल इन्फ्लेशन क्या है, और इसलिए उनका इंटरेस्ट रेट मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा उनको हाइक करना पड़ रहा है अभी भी, और अगले साल भी दे आर नॉट श्योर कि वो बंद करेंगे हाइक करना या थोड़ा और बढ़ाएंगे, और उसका इम्पैक्ट सब करेंसीज पे पड़ रहा है। और इसके कारण मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अदर कंट्रीज आर बीइंग ड्रिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ यूएस मॉनेटरी पॉलिसी। बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कई लोगों ने ये बात कही कि आप इतनी टाइटनिंग न करें, जैसे अंकटाड ये कह रहा था, उसको का क्या लोग सस्टेन, मुझे नहीं पता कि उसको ये कहने की क्या ज़रूरत थी। तो इसलिए मन में कई बार ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती हैं, क्योंकि गोल्ड की पहले बैकिंग थी, फिर पेट्रो डॉलर की बैकिंग थी। इस समय आपकी करेंसी की सर कोई बैकिंग नहीं है अनुराग जी, और ये जो वॉर चल रहा है ना, ये बहुत ही खतरनाक मोड़ पे। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था कि ये क्या है, करेंसी वॉर है जो कि यूक्रेन के हाइंड साइड में चल रहा है। लेकिन हम इसको दोबारा आएंगे। हिरंदानी सर, आपसे एक सवाल है। आप कह रहे थे कि अब यहाँ से ब्याज दरें अगर बढ़ेंगी तो हिट करेंगी, लेकिन आपकी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, सीमेंट है, स्टील है, सब में सॉफ्टनिंग आई है, और उसके बाद से एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिला, और एक डिसेंट डिमांड भी है। सीमेंट के प्राइसेस भी थोड़े थोड़े फर्म अप होना शुरू हुए हैं।
क्या आपको लगता है कि सरकार की ओर से कुछ फिस्कल मेजर्स लिए जाने चाहिए जिससे कि और ज़्यादा पुश मिले? या ये मैं इस सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अंदर से खतरा लग रहा है, कुछ कि डर हो सकता है कि कुछ ब्लैक स्वान टाइप पे दिख रहा है क्या आपको, जो हो सकता पता नहीं कहाँ से आ जाए? सर अनम्यूट करिए सर अपने को प्लीज़। मुझे डर नहीं है, ब्लैक स्वॉन की इवेंट का कोई डर नहीं है, क्योंकि इंटरनल जो स्ट्रेंथ है आज की तारीख में वो पहले कभी नहीं था, तो वो तो दिक्कत नहीं दिखती है। लेकिन एक बात सही है कि ये ब्याज का और ज्यादा बढ़ाने से एक आप नेगेटिव जो आज की तारीख में आपने बताया कि जैसे IMF ने कम कर दिया इसका ग्रोथ पोटेंशियल वगैरह वगैरह, वो सब पोटेंशियल अब और भी ज्यादा कम हो सकता है ये ब्याज बढ़ाने से। सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ ग्रोथ स्टोरी, जो हमें करना चाहिए वो एम्प्लॉयमेंट को और भी बढ़ाना चाहिए और भी इसको एक तेजी के रफ्तार से चलनी चाहिए। मेरे अंदाज से अभी ब्याज और बढ़ाने से इस सब क्षेत्र में आपको नेगेटिव और भी दिख सकती है। तो आज की तारीख में जो इंडिया की रफ्तार सबसे आगे है, if you see even 7% is very good percentage in world record में देखा जाए तो दूसरे के कंपैरिजन से देखा जाए तो I feel that further increase in interest rate will compromise that situation। इसलिए और आप मॉनेटरी इंटरवेंशन और ज्यादा करने से इट इज बेटर टू डू फिस्कल इंटरवेंशन, और वो इमीडिएट इफेक्ट ला सकती है। दैट कैन इंप्रूव द स्पीड ऑफ इंटरनल ग्रोथ, इट कैन इम्प्रूव द स्पीड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और जो भी टारगेट्स हम कर रहे हैं वो हम पहुंच सकते हैं। लेकिन जो अब तक किया था वो रिजर्व बैंक सही किया था, क्योंकि हमें फॉरेन एक्सचेंज वगैरह के लिए हमको एक बेस लाने की आवश्यकता थी। लेकिन और करने में कुछ खतरनाक भी मुझे दिख रहा है, डेंजर जोन आ रहा है, जहां आरबीआई को ये सोचना चाहिए कि और इंक्रीज करने से जो नेगेटिव फैक्टर्स है विल ओवरकम द पॉजिटिव फैक्टर्स बाय इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स। ये एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म की आवश्यकता है। यस, ये एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और इस बार की क्रेडिट पॉलिसी की जो कमेंट्री आप लोगों ने सुनी होगी, मैंने भी सुनी, बहुत ज़्यादा उसमें आगे के लिए कोई चीज़ डायरेक्शन था नहीं। जैसे लगा था कि बस आज के लिए मैंने बोल दिया, कल देखेंगे कल क्या होगा, इस तरीके के सेंस वहाँ से मिल रहे थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी भी थी उस पॉलिसी में जिस तरीके से असेसमेंट रखें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के तुरंत आके इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।